हेलो फ्रेंड, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है आपके चैनल मिस डीडीएस क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है, शैक्षिक नियोजन के से रिलेटेड एक ऑलरेडी क्वेश्चन और आंसर आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है। उसी कड़ी में अगर आगे बढ़ें तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है शैक्षिक नियोजन से रिलेटेड। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और तब मुझे आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। और अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है। बाकी किस तरह से ये क्वेश्चन है, क्या क्या इसमें पूछा है, कैसे ये पूछ सकता है, क्योंकि ये दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन है लेकिन आपको लघु उत्तरी क्वेश्चन और अति लघु उत्तरी में हो सकता है पूछ से। तो वीडियो को चलिए आपको वीडियो से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उस पर लेके चलती हैं और बात करती हूँ आज के इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले जो क्वेश्चन है पहले वो मैं पढ़ के बता देती हूँ कि शैक्षिक नियोजन के उद्देश्य, प्रकृति या विशेषताएं, आवश्यकता का वर्णन करो तथा उसके विभिन्न सिद्धांतों की चर्चा कीजिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसके आंसर को यहाँ पे मैं बता दूं कि ये दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है तो आपको आंसर कुछ इस तरह से लिखना है जिस तरह से मैं यहाँ बता रही हूँ। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन ये लघु उत्तरीय में दे के पूछ सकता है कि शैक्षिक नियोजन के उद्देश्य बताइए या शैक्षिक नियोजन की प्रकृति बताइए, क्योंकि ये दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है तो आपको लघु उत्तरीय के लिए भी आपका इसी से तैयार हो जाएगा। तो उत्तर में हम लिखेंगे शैक्षिक नियोजन की प्रकृति या विशेषताएं। तो शैक्षिक नियोजन की प्रकृति विशेषताओं को अग्रलिखित रूप से समझा जा सकता है। पहला, शैक्षिक नियोजन दीर्घकालीन होता है। इसमें योजना 5 वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए, 20 वर्ष के लिए या उससे भी अधिक समय के लिए बनाई जाती है। दूसरा, दीर्घकालीन होने के कारण इसके परिणाम 15 से 20 वर्ष के बाद ही ज्ञात हो पाते हैं। तीसरा, शैक्षिक नियोजन एक सतत प्रक्रिया है। एक बार प्रारंभ होने के बाद यह लगातार चलता रहता है। शैक्षिक नियोजन एक संस्थागत, राज्य स्तरीय तथा राष्ट्र स्तरीय हो सकता है। ठीक है, पांचवा पॉइंट देख लेते हैं। शैक्षिक नियोजन अत्यंत ही जटिल, गूढ़ तथा संवेदनशील प्रक्रिया है। छठा हमारा है शैक्षिक नियोजन देशी तथा विदेशी प्रयोगों तथा अनुभवों से प्रभावित होता है। सातवां हमारा है यह एक वैज्ञानिक तथा सुचिंतनीय प्रक्रिया है। आठवां हमारा है शैक्षिक नियोजन वैज्ञानिक भी होता है तथा इसमें अनुसंधानों के परिणामों का सावधानी पूर्वक अध्ययन करके उनका प्रयोग शैक्षिक नियोजन में किया जा सकता है। ठीक है, अगला है इसका 9वां पॉइंट। शैक्षिक नियोजन संपूर्ण राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम का एक पूर्णांकीय भाग है। इसी कारण शैक्षिक नियोजन को राष्ट्रीय विकास योजनाओं से अलग अलग नहीं किया जा सकता। तो फाइनली हम लिखेंगे कि अंततः कहा जा सकता है कि शैक्षिक नियोजन एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है। शिक्षा मान्यता केंद्र स्तर पर अथवा राज्य स्तर पर इसके लिए उत्तरदायी हो सकता है, किंतु योजना बनाने में सरकार के अन्य विभागों का भी सहयोग आवश्यक है। ठीक है, आगे बढ़ें। अब आते हैं शैक्षिक नियोजन के उद्देश्य। तो उद्देश्य क्या है? तो इसमें पहले हम लिखेंगे कि इसका मूल उद्देश्य ऐसे कार्यक्रमों का निर्धारण करना है जिनके द्वारा विशिष्ट लक्ष्य प्राप्त किए जा सके। डॉक्टर एल के ओड ने इसके लिए 7 उद्देश्य बताए हैं जो इस प्रकार हैं, यानी इनके जो उन्होंने 7 उद्देश्य बताए हैं, हम एक एक करके 7 उद्देश्य देखेंगे। तो इसमें पहला उद्देश्य है आने वाले वर्षों में शिक्षा की गणनात्मक तथा गुणात्मक मांग का पूर्वानुमान करना तथा उन मांगों को पूरा करने की पहले से ही तैयारी करना। ठीक है, दूसरा पॉइंट है सावधानी पूर्वक शैक्षिक विकास के उद्देश्यों को परिभाषित करना तथा उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रभावी कार्यक्रम बनाना। 2 पॉइंट आपने देखे। यहाँ पे मैं बता दूं कि ये जो मैं आपको साथ नोट शेयर करती हूँ ये तो आप लोग भी इसको लिखते चलिएगा। आप एक फाइल बना लीजिए हर एक जो भी अगर आपके टॉपिक्स हैं, अगर आपके सिलेबस में, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, तो आप इसको नोट करते चलिए ताकि आपका जो नोट्स है वो ऐसे ही तैयार होता चले। मैं बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो लेके आती रहूँगी, तो आप परेशान मत होइएगा, एक एक करके सारे सब्जेक्ट्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तीसरा पॉइंट है शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र के लिए विस्तृत योजनाएं बनाना तथा या एवं उनका एकत्रीकरण करना। यह भी देखना कि कोई द्विगुणन तो नहीं हुआ है या कोई विरोधाभास तो नहीं है। ठीक है, चौथा पॉइंट है शैक्षिक नियोजन का एकीकरण राष्ट्रीय विकास के साथ करना।
पांचवा है शैक्षिक नियोजन में सेवी वर्ग की मांग का पूर्वानुमान लगाना तथा उनको प्रशिक्षण देकर योजना के लिए तैयार करना। छठा पॉइंट है शैक्षिक विकास के लिए किन किन साधनों की आवश्यकता है उनका अनुमान लगाना और जनमत को उसकी आवश्यकता तथा उनको प्राप्त करने के उपायों के संबंध में शिक्षित करना। सातवां पॉइंट है उन उपायों को अपनाना जो बर्बादी न होने दें तथा यह पक्का कर लेना कि साधनों का सबसे अच्छा आर्थिक उपयोग हो रहा है और शिक्षा के वांछित स्तरों को प्राप्त करने की चेष्टा की जा रही है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। ये तो आपने इसके उद्देश्य देख लिए, जो 7 उद्देश्य उन्होंने कहे थे। अब हम बात करेंगे शैक्षिक नियोजन का महत्व या आवश्यकता। यानी क्वेश्चन आपको महत्व भी पूछ सकता है कि शैक्षिक नियोजन का महत्व क्या है, तब भी आप ये लिखेंगे। आवश्यकता क्या है, तब भी आप ये लिखेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या है। शैक्षिक नियोजन का अपना महत्व है। इसके महत्व या आवश्यकताओं को निम्न बिंदुओं के आधार पर समझा जा सकता है। पहला है शैक्षिक संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शैक्षिक नियोजन महत्वपूर्ण है। दूसरा, संसाधनों के उपयुक्त उपयोग हेतु शैक्षिक नियोजन आवश्यक है। तीसरा है अच्छे व वांछित परिणामों की प्राप्ति हेतु शैक्षिक नियोजन आवश्यक है। चौथा है शैक्षिक नियोजन द्वारा उत्पाद के परिमाणात्मक वृद्धि संभव है। ठीक है, उत्पाद में परिमाणात्मक वृद्धि संभव है। पांचवा हमारा है शैक्षिक नियोजन द्वारा भौतिक समृद्धि सुनिश्चित होती है। छठा है इसके आधार पर ही उपयुक्त निर्णय लेना भी संभव हो पाता है। सातवां है यह प्राथमिकताओं के सुनिश्चितीकरण हेतु महत्वपूर्ण है। आठवां है शैक्षिक नियोजन से निरंतरता आती है। नौवां है इसके द्वारा शिक्षा में धर्मनिरपेक्षता एवं मौलिकता पूर्ण दृष्टिकोण का विकास संभव है। 10वां है लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया में गति शैक्षिक नियोजन के द्वारा ही संभव है। 10 हमने महत्व या उद्देश्य बताया। उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे इसके शैक्षिक नियोजन के सिद्धांतों की। तो क्या है सिद्धांत, तो इसमें कुछ मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन किया जा रहा है। इसके क्या क्या मूलभूत सिद्धांत है देख लेते हैं। पहला है प्राथमिक आवश्यकता का सिद्धांत। जब किसी क्षेत्र, राज्य या राष्ट्र की शिक्षा का नियोजन किया जाता है तो उस क्षेत्र, राज्य या देश की मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर योजना बनानी चाहिए। दूसरा है उद्देश्य आधारित सिद्धांत। शैक्षिक नियोजन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि वांछित उद्देश्यों की पूर्ति संभव हो सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाकी के उद्देश्य भी देख लेते हैं। तीसरा है वरीयता निर्धारण का सिद्धांत। शैक्षिक नियोजन द्वारा किन उद्देश्यों की प्राप्ति को वरीयता तथा प्राथमिकता दी जाए यह निर्धारित करने की आवश्यकता है। चौथा है विकल्पों के निर्धारण का सिद्धांत। शैक्षिक नियोजन के समय ही विकल्पों का निर्धारण किया जाता है। हम निर्धारण करते हैं कि यदि एक उद्देश्य किन्हीं कारणों से प्राप्त नहीं कर पाए तो उनके स्थान पर अन्य विकल्प क्या होंगे। पांचवा है वास्तविकता का सिद्धांत। किसी भी नियोजन को काल्पनिक नहीं होना चाहिए। यथार्थ रूप में जो उस देश या समाज की वास्तविकता हो उसके आधार पर योजना चाहिए या फिर योजना बनाना चाहिए। छठा है तथ्यों का संकलन व मूल्यांकन। तो शैक्षिक नियोजन के लिए विभिन्न प्रकार की सूचनाओं व तथ्यों की आवश्यकता पड़ती है। इन्हीं के विश्लेषण पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं तथा भविष्य के लिए नियोजन किया जाता है। इसके साथ ही शैक्षिक नियोजन के समय ही यह निश्चित कर लेना चाहिए कि शैक्षिक नियोजन के परिणाम स्वरूप प्राप्त उपलब्धियों का मूल्यांकन किस प्रकार होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6 पॉइंट आपने देखे, बाकी के भी चलिए देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ का जो लिंक है मैं वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप चेक करेंगे तो वहाँ पे पीडीएफ लिंक करके ऑप्शन वहाँ पे लिंक दिया रहेगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप वहाँ से देख सकते हैं। 10 रुपये इसका मार्जिन चार्ज होगा छोटा सा, अगर आप चाहें तो पे कर सकते हैं, नहीं तो यूट्यूब आप के लिए है ही। 7वां पॉइंट है कार्यकर्ताओं का चयन। तो शैक्षिक नियोजन के समय ही यह निर्धारित कर देना होगा कि इसके कार्यक्रमों को संपन्न करने हेतु कितने तथा किस प्रकार के कार्यकर्ताओं की आवश्यकता पड़ेगी। 8वां है उपलब्ध साधनों का अध्ययन। तो योजना को पूरा करने के लिए अनेक मानवीय और भौतिक साधनों की आवश्यकता पड़ती है। शैक्षिक नियोजन के समय ऐसे कितने साधन उपलब्ध हैं और कितनों की आवश्यकता होगी आदि तथ्यों का निर्धारण कर लेना उपयुक्त रहता है। 9वां है संसाधनों का दोहन का सिद्धांत। शैक्षिक नियोजन के साथ ही उपलब्ध संसाधनों के उचित संदोहन की भी व्यवस्था करनी चाहिए।
और 10वां पॉइंट है हमारा अवधि निर्धारण। शैक्षिक नियोजन के समय भी यह निर्धारित कर लेना चाहिए कि नियोजन के विभिन्न पहलुओं पर तथा संपूर्ण योजना पर कितना समय दिया जाता है। तो ये था कंप्लीट आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो आपको पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों के साथ तो जरूर शेयर करना है, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियोज़ में।